हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम फिज़िकल वर्ल्ड स्टार्ट किए थे। तो उसमें हम सेकंड पार्ट में अब हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम 2 सेकंड में ये बता दें कि अभी तक हम पहले पार्ट में क्या किए थे। हम ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, सिर्फ हम साइंस की डिफिनीसन बताए थे और फिज़िक्स की डिफिनीसन बताए थे। साइंस की डिफिनीशन बताए थे और फिजिक्स की डिफिनीशन बताए थे। ये भी 2 काम हुआ था। तो आपको ये पता है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स नेचर की स्टडी है। नेचर के बारे में हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने काम को अंजाम दे पाएँ, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फिजिक्स। मतलब हम फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि आखिर नेचर में ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता है। आपको ये पता है कि नेचर में अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे से हम अनभिज्ञ हैं, हम अननोन हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है। अभी आपके पास भी बेहतरीन मौका है कि आप नेचर के कुछ और पार्ट को समझ करके आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि बात अब ये आती है कि कैसे नेचर को समझा जाता है और कैसे उसे रूल बनाया जाता है। जैसे अभी आप फिजिक्स में अभी तक मान लीजिए किसी ने फोर्स निकाला, किसी ने मोमेंटम निकाला, किसी ने वेलोसिटी निकाला, ये सब नेचर में ही था। इसका मतलब नेचर में ये सब था, किसी व्यक्ति ने इसको निकाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, जिसे हम साइंटिस्ट बोलते हैं। तो अब बात ये आती है कि साइंटिस्ट जो बनते हैं वो कौन से 6 स्टेप से गुजरते हैं, तब कहीं जा कर के जो उनका कॉन्सेप्ट है वो लॉ बन जाता है और सब लोग उसको पढ़ते हैं और पता लगा कि वो साइंस की बुक में आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर किसी भी लॉ को बनाने के लिए, 6 स्टेप जरूरी हैं। और वो 6 स्टेप क्या हैं, वो स्टेप पैटर्निक बेस हैं, सिस्टमैटिक हैं। इसीलिए उन स्टेप्स को एक मेथड का नाम दिया गया है, जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में हमारे पास 6 स्टेप हैं। साइंटिफिक मेथड में हमारे पास 6 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सेकंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ प्रेडिक्शंस एंड फाइनल लास्ट वेरिफिकेशंस एंड फॉल्सिफिकेशंस ऑफ थ्योरीज। इतने स्टेप्स हमें समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी ये आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सब वैसे कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हमें पढ़ने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आपको एक और बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो ये सब काम कर भी रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा और आराम से नोट्स बना लीजिएगा। तो अब हम ये 6 स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे साइंटिस्ट अपनी समझदारी दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो आपको मैं पैरेलल में एक कहानी चलाऊंगा और उस कहानी के बेसिस पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो कहानी ये है, आप सपोज करिए आप इस समय इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं, आप लगभग 2000 साल पूर्व रह रहे हैं, 2000 2500, जहाँ पर अभी इतना कुछ इनोवेशन नहीं हुआ है। अच्छा, आप उस समय की लाइफ जी रहे हैं और उस समय की ज़िंदगी में हैं, ना मोबाइल है, ना एरोप्लेन है, ना कुछ है। जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है वो सब हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमको ऐसा यहाँ सोचना है। अब सपोज करिए कि आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं और आप
नेचर को कुछ अपने अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप ऐसे ही 2000 साल वर्ष पूर्व यहाँ पर जिंदा हैं और आप कहीं बैठे हुए हैं, तो आपके दिमाग में आपने ये देखा कि एक बर्ड उड़ रही है, एक बर्ड उड़ रही है, ठीक है। तो हो सकता है और भी जितने लोग हों जो सामान्य टाइप के लोग हों उनको ये बात ना समझ में आए, लेकिन क्या पता आपका दिमाग उस समय क्लिक किया कि यार ये बर्ड तो उड़ रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी उड़ने लगें? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आपको पता है बर्ड, पेड़ पौधे, ये सब मैंने आपको बताया था, ये सब किस में है? नेचर में है। तो इसका मतलब बर्ड भी क्या है? एक नेचर है, नेचर का दिया हुआ है। अब आप उस बर्ड की क्या कर रहे हैं? उस बर्ड की आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आप बर्ड की क्या स्टडी कर रहे हैं? आपका मन है कि आप जो नीचे बैठे हुए हैं ऊपर उस चिड़िया को उड़ते हुए आप देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि हम भी उड़ने लगते। तो आपके मन में ये पहला क्वेश्चन क्लिक किया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आएगा ही नहीं। ये तब आपको सोचना है जब आप 2000 साल पहले बैठे हुए हैं, तब केवल खाने पीने का सब जुगाड़ करते हैं, बाकी ये सब सोचने के किसी के पास टाइम नहीं था। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको उड़ने का मन किया, तो आपने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। आपका दिमाग उसी चिड़िया पर जाकर के बैठ गया। बार बार आप उसी चिड़िया को देख रहे हैं, उसको उड़ते देख रहे हैं, उसको डाल पर बैठते देख रहे हैं, उसको ज़मीन पर आते हुए देख रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अब आपके दिमाग में ये बात चल चुकी है कि हमें उड़ना है या उड़ने जैसी चीज़ कुछ बनानी है। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने नेचर में मौजूद जो चिड़िया है उसे खूब अच्छी तरीके से देखना शुरू किया। मतलब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। नेचर जो कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, चिड़िया क्या कर रही है, कैसे उड़ती है, कैसे वो अपना पंख करती है। कहने का मतलब हर एक बात, चिड़िया की हर एक बात को आप क्या कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी आप देखते हैं, कभी कभी ऑब्जर्वेशन गलत भी होते हैं, कभी कभी ऑब्जर्वेशन सही भी होते हैं, वो सब ऐसे ही चलता रहता है। क्या पता उस समय जो उड़ने का प्लान बनाया हो तो वो सोच रहा हो कि चिड़िया क्या खाती है जो ये उड़ जाती है। क्या पता कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही है, तो आपने हिट एंड ट्रायल के हिसाब से आपने क्या किया, लाओ हम भी कीड़े मकोड़े खाते हैं तो हो सकता है हम भी उड़ जाएं। तो हो सकता है कि आपने कीड़े मकोड़े खाया हो, तो आपने देखा हो कि आप नहीं उड़ पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है। तो आपने और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया कि आखिर चिड़िया में ऐसी खास बात क्या है जो वो उड़ सकती है। तो इसका ये मतलब है जो आप चिड़िया की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, और वो भी आप सिस्टमैटिकली देख रहे हैं, ऐसे ही नहीं, क्योंकि अब आपका दिमाग कुछ करने को है, आपका दिमाग कुछ बनाने को है। तो इसका मतलब आप उसकी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जितना अच्छा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितने अच्छा आप नेचर को देखेंगे, उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छा आपका प्रेक्षण होगा, जितनी अच्छी आपकी निगरानी होगी, जितना आप देख सकते हैं, जितना अच्छा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उतने ही अच्छे साइंटिस्ट बनने की दिशा में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, आपको उड़ने का मन किया, ये आपके दिमाग में ख्याल आया, तो सबसे पहली शर्त है, उड़ने का तो बाद में सोचना, पहली शर्त है नेचर ने जो हमें दिया है, नेचर ने हमें चिड़िया दी है, तो हम उस चिड़िया को कायदे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, कितने भी टाइम लग सकते हैं। तो इसका मतलब आपने उसको खूब सही तरीके से क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब ये पहली शर्त है, अगर आपको किसी चीज़ को समझना है या दुनिया को कुछ नई चीज़ देनी है तो आपको ऑब्जर्व करना अच्छे से आना चाहिए। जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन, उतना ही अच्छा आपका
जो फाइनली आप कोई थ्योरी देने वाले हैं वो आप उसके ज़्यादा करीब रहेंगे। जिसका ऑब्जर्वेशन ख़राब है, जो सोच तो रहा है लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन ख़राब है, वो ऐसे ही देखता चिड़िया है, देख कहीं और रहा है, कुछ काम और कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो उतना तरीका सही नहीं है और वो आगे चल करके फेल हो ही जाएगा। तो आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। चिड़िया के बारे में आपने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया। चलिए अब दूसरा स्टेप आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब नेचर में आपको उड़ने का मन किया तो आप चिड़िया जैसे उड़ना चाहते हैं, तो चिड़िया में पंख है, वो पंख कैसे बने हुए हैं, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप नेचर की कॉपी करना चाहते हैं। आप नेचर में जो वो रूल अप्लाई हो रहा है, जो फंडामेंटल, वो उसमें क्या क्या ऐसा है जिससे वो उड़ रही है, आपने उसकी बारे में बारीक स्टडी की, कर लिया। उसके बाद क्या किया? अब हमको चिड़िया जैसे बनना है या चिड़िया जैसे कुछ बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी बात आपने ऑब्जर्व की है चिड़िया से, क्या खाती है, क्या पीती है, पंख कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारी बातें आपने कहीं उसको अच्छी तरीके से नोट किया। पूरा पॉइंट वाइज आपने उसको क्या कर दिया? नोट कर लिया। नोट करके अब आप एक एस्टेब्लिश्ड लैब में गए। उस समय मान लीजिए लैब भी नहीं है, कुल मिलाकर के आपने हूबहू एकदम सेम वैसे ही चिड़िया जैसा कुछ बनाने का प्रयास किया कि चिड़िया के पास पंख होता है, चलो हम भी कहीं कोई ऐसा पंख बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसके पास ये होता है तो ऐसे करेंगे, ये होता है तो ऐसे करेंगे। कहने का मतलब जितना कुछ आपने ऑब्जर्व किया सेम हूबहू आपने उसको एक मॉडल के रूप में अपने पास उतार लिया। तो इसका ये मतलब हुआ आपने उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कहां से आया? आपने चिड़िया को कॉपी किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ये कह रहा है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना है हमेशा आपको। ये आपको पता है नेचर में ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, पता लगा आप रिसर्च किसी और बात की कर रहे हैं, नया कुछ और हो जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी को खतरा डाल दे। इसीलिए ये बात हमेशा यहाँ आगे रखी गई है, एक्सपेरिमेंट करिए। जो आपने नेचर को समझ करके, जो आप नेचर को समझ करके कॉपी कर रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन ध्यान रहे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो। ऐसे नहीं कि आप कुछ बना कुछ और रहे हो, कुछ और गया और फिर उसके बाद पूरी दुनिया परेशान हो जाए। आप देख रहे हैं कि जैसे आजकल ये करंट में चल रहा है कोविड-19, सब बताते हैं कि चाइना में एक्सपेरिमेंट किसी और का हो रहा था, वायरस कोई और जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब वहाँ कंट्रोल्ड नहीं हो पाया। तो इसीलिए आप एक्सपेरिमेंट करिए लेकिन कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या पता कि नेचर में आप हर चीज़ तो समझ नहीं पाए हैं। अब पता लगा कि उसमें कुछ थर्ड पार्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ ऐसा निकल गया जो शायद हमारी जान का आफत बन गया। तो इसीलिए आप चिड़िया में दिखी हुई सारी बातों को कॉपी करेंगे और सेम हूबहू कुछ ऐसा बनाएंगे जो चिड़िया में है वो आप उसमें बनाएंगे, इनबिल्ड करेंगे, उसमें लगाएंगे, वैसा ही सिस्टम आप उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो उसको बोलते हैं कि हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। अब कहने का मतलब आप एक जिंदा चिड़िया से आप एक ऐसा कुछ डिवाइस बनाने की स्थिति में आ गए हैं और आपने कॉपी कहाँ से किया? तो आपने कॉपी किया उसी चिड़िया से। आपने हूबहू कुछ ऐसे बनाया, जो कुछ भी आपने मॉडल बना दिया। इसका मतलब कि आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब आपका मॉडल बनके तैयार है। जब आपका मॉडल बनके तैयार है तो आप ये पक्का जान लो कि 50-60 लोग आपको देखने के लिए आएंगे, आपके उस मॉडल को उत्सुकता पूर्वक खुश हो जाएंगे। और फिर वो आकर के, क्योंकि उनका दिमाग तो नहीं काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आप वो उत्सुकता पूर्वक ही वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अरे आपने इस वाले डिवाइस में ये क्यों लगाया है, इसको क्यों लगाया है, ये पंख नुमा टाइप का क्यों लगाया है, ये ऐसे क्यों किया है, वो ऐसे क्यों किया है। कहने का मतलब आपने अपने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो भी पार्ट का इस्तेमाल किया है, सबके बारे में पूछा जाएगा। पूछा जाना, क्वेश्चन आंसर
कोई आपसे करेगा तो इसका मतलब वो रीजनिंग कर रहा है आपसे, वो जानना चाहता है, वो रीजनिंग कर रहा है, ये क्यों लगाया है, वो क्यों लगाया है, वो क्यों लगाया है, वो क्यों लगाया है। अगर आप जितना भी पार्ट उसमें यूज़ किए हैं तो ये तो आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर इसको मैंने क्यों लगाया है, ये क्या काम करेगा, वो क्या काम करेगा, ऐसा क्या काम करेगा। तो कहने का मतलब आप सारी बातों का अगर ठीक से क्या कर पाए, रीज़न जवाब दे पाए, तो इसका मतलब आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग कर ली। अब एक बात ये आती है, यहां पर दो रीजनिंग है, क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, आप इसको ऐसे समझिए, ये रीजनिंग पहला स्टेप है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया और थर्ड आपने उसकी रीजनिंग की। अब रीजनिंग में दो पार्ट है, अभी मैं कुछ देर में आपके पास आता हूं तो ये आपको समझाता हूं। आपने कहने का मतलब जो आपसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा आपने उसकी रीजनिंग कर दी, चलिए आपने उसकी रीजनिंग की। अब रीजनिंग के बात ये आती है कि आप उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं। रीजनिंग किया, आपसे 10 लोग आए आपके पास, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आपने सारे का जवाब दे दिया, इसका मतलब कि आपने रीजनिंग कर दी। अब रीजनिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, आप उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करिए, ये भी करना पड़ता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब आप जो भी सोच रहे हैं आप उसका फार्मूला बनाइए, मैथमेटिकल फार्मूला बनाइए। फिजिक्स में मैथमेटिकल फार्मूले के बिना कोई लॉ नहीं बनता है, बिना मैथमेटिक्स फार्मूले के कोई लॉ बनने वाला नहीं है। अब ये मैथमेटिकल फार्मूला क्यों बनाते हैं? मैथमेटिकल फार्मूला इसलिए बनाते हैं क्योंकि फिजिक्स जिसको उतनी अच्छी समझ नहीं होती है, अगर वो इस फिजिक्स को समझना चाहता है तो वो मैथमेटिकल फार्मूले से आराम से समझ सकता है। कहने का मतलब वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, उसको बना बनाया एक ऐसे सिस्टम मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में मिल जाएगा जिसे वो भविष्य में अपने किसी यूज़ के लिए कर सकता है कि हाँ नेचर ऐसा लॉ फॉलो करता है। अब वो उस नेचर को देखने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर एक जस्टिफाइड फार्मूला अगर उसके पास है तो उसका इस्तेमाल करके वो अपना फ़ायदा कर सकता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे आपको ये पता है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई कंप्यूटराइज वॉशिंग मशीन है, अब उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग की गई है ये आपसे मतलब नहीं है। आपसे ये मतलब है कि वो आपका जो क्लॉथ है वो वॉश करे, बात ख़त्म, उसके अंदर आप नहीं जाते हैं। तो वही बात है कि अगर आपने नेचर को समझ करके कोई अच्छा सा रूल बना दिया तो आप दुनिया को ऑपरेट करने के लिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी आसान बना सकें, वो क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडलिंग करना पड़ता है। और इसी मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब हुआ कि मैथमेटिकल फार्मूला बिल्डअप करना। मैथमेटिकल फार्मूला क्यों बिल्डअप करते हैं? जिससे सामान्य व्यक्ति, कॉमन मैन उसका इस्तेमाल करके, जो आपने सोचा है उसका इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ को आसान बना पाए। ये है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगला फिफ्थ, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग क्यों करते हैं वही बात है। फिफ्थ है प्रेडिक्शन। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्यों करते हैं? मैथमेटिकल मॉडलिंग इसलिए करते हैं जिससे कोई सामान्य व्यक्ति उसका प्रेडिक्शन कर पाए, फ्यूचर में अपनी यूज़ के लिए कोई बात कर पाए, भविष्यवाणी कर पाए कि आखिर इस फार्मूले से हमें ये पता है कि अगर ये ऐसे ही नेचर में काम कर रहा है तो भविष्य में कैसे काम करेगा, उसकी भविष्यवाणी ये कर सकता है। कौन करेगा भविष्यवाणी? मैथमेटिकल फार्मूले का यूज़ करके। मैथमेटिकल फार्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी। आप फ्यूचर बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा। अगर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो जिस पैटर्न का ये फार्मूला हमें दिया गया है, अगर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलिए, अब आपने भविष्यवाणी की, अगर वो भविष्यवाणी सही साबित होती है, अगर आपने फार्मूले में जो फार्मूला आपने बनाया है, अगर आप उसमें वैल्यू रख करके अगर कुछ प्रेडिक्शन करते हैं और बाद में जब उसे वेरीफाई चेक किया जाता है, अगर वो सही पाया जाता है तो इसका मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो गया, आपकी वो थ्योरीज
वेरीफाई हो गई। अगर वो फार्मूले के द्वारा किया गया प्रेडिक्शन रियल में चेक करने के बाद सही नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फॉल्स हो गया। अगर वो सही हो गया तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो गया। अगर फार्मूले के द्वारा निकाली गई कोई भी वैल्यू का प्रेडिक्शन गलत आ जाए तो इसका मतलब कि वो फॉल्स हो गया। अच्छा, अब इसमें बात ये आती है, हमने आपको बताया कि अभी मैं आपको बताता हूं कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है। देखिए, रीजनिंग दो टाइप की होती है। जिसको फिजिक्स की समझ है, फिजिक्स की समझ का मतलब ये है कि जिसको नेचर की समझ है। अब ये फिजिक्स की समझ क्या होती है, ये बात आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे पता चलता है कि कोई इंसान क्वालिटेटिव रीजनिंग कर रहा है फिजिक्स में या क्वांटिटेटिव रीजनिंग कर रहा है। अब वैसे भी आपने पिछली क्लासों में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, अगर इस पर कोई एक ब्लॉक रखा है, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये जो ब्लॉक है इधर मोशन करने की टेंडेंसी रखता है तो ये पक्का है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर काम करता है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि इस ब्लॉक को कोई रोक रहा है, कोई रजिस्ट कर रहा है और वो रजिस्ट वाला फोर्स किधर काम कर रहा है, इधर। ब्लॉक मूव इधर होना चाहता है तो जो रजिस्ट वाला फोर्स है जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं तो फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर रीजनिंग करना चाहते हैं। ये भी पक्का है कि नेचर में ये फ्रिक्शन फोर्स बिल्डअप होता है, नेचर में है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा रीज़न है कि जो ये इसको रोक रहा है। तो हम इसकी क्वालिटेटिव रीजनिंग करेंगे, मतलब हम इसका स्ट्रक्चर रियल फॉर्म में देखेंगे। तो रियल फॉर्म में जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हम अगर इस सरफेस को ध्यान से देखते हैं, इस सरफेस को ध्यान से, तो ये सरफेस दूर से तो हमें क्या समझ में आती है कि ये पूरी तरीके से प्लेन है, लेकिन क्या ये वास्तव में प्लेन है? नहीं। अगर आप इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ अनपैटर्न है। ये देखिए, ये आपका क्या है? सरफेस। ये आपका क्या है? सरफेस। ये नीचे वाला सरफेस। वैसे ही जो ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है जैसे यहाँ पर हमें दूर से देखने में लगता है। अगर हम उसको बारीकी से देखेंगे तो हमको लगता है कि वहाँ भी इस टाइप का पैटर्न है। तो अगर हम इस ब्लॉक को इस सरफेस पर रख देते हैं तो हम देखते हैं, और जब इसको हम स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम ये क्वालिटेटिव तरीके से, मतलब इसकी रियल कंडीशन से हम पाते हैं कि ये ब्लॉक, इसमें जो ये खांचे बने हुए हैं ये आपस में फंस जाते हैं और शायद जब ये इधर मूव करने की कोशिश करता है, ये ब्लॉक इधर मूव करने की कोशिश करता है तो ये ब्लॉक इधर जा नहीं पाता है क्योंकि ये इसी में जाकर के फंसे हुए हैं। तो शायद इसी का नाम हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स देते हैं। तो ये जो हम रीजनिंग कर रहे हैं, ये रीजनिंग क्या है? ये रीजनिंग है क्वालिटेटिव रीजनिंग। अच्छा, अब ये भी पता है कि यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किसी ने खोजा होगा कि हाँ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ऐसे ही आइडिया होगा। सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके बाद उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके बाद उसकी रीजनिंग की गई। रीजनिंग में ये इसकी क्वालिटेटिव रीजनिंग हुई, फिर इसका फार्मूला बना मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई। तो फ्रिक्शन फोर्स आप आगे चल करके इसी क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है F = μr। अब म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हम आगे चल के बताएंगे, ये सरफेस पर डिपेंड करता है। और ये है इसका रिएक्शन फोर्स। तो इसका ये जो फार्मूला वाला है फ्रिक्शन फोर्स का, इसके हिसाब से आपको इतना पता है
कि अगर हम रिएक्शन फोर्स जितना बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन फोर्स, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और ये बात सही भी है। अगर हम किसी ब्लॉक को, आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में कर सकते हैं, जिस ब्लॉक को आप सरफेस पर जितना प्रेस करेंगे, आप जितना प्रेस करेंगे, एक्शन लगाएंगे, उतना रिएक्शन होगा, उतना ही रिएक्शन होगा, और जो इसकी ग्रिपिंग है ना वो और अच्छी हो जाएगी, ग्रिपिंग और अच्छी हो जाएगी। तब इसको इधर खिसका पाना और मुश्किल हो जाएगा। तब इसका ये मतलब हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स और भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। ये बात हमने कैसे समझी? ये बात हमने समझी, इसको हमने प्रैक्टिकल करके भी समझा या इसको एक्टिविटी करके भी समझा। ये एक्टिविटी हमको समझ में भी आती है कि रिएक्शन फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा, ये ग्रिपिंग उतनी अच्छी हो जाएगी और ये ब्लॉक उतना ही अच्छे से मूव नहीं करने वाला है। ये हमने एक्टिविटी करके समझी। और ये क्या है? ये है क्वालिटेटिव रीजनिंग, मतलब एक्चुअल कंडीशन समझना। और अब ये होती है कि आपको एक्चुअल फिजिक्स की समझ है कि उसमें अंदर क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको इनसे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब है। अगर उनको वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है तो उनके लिए ये एक फार्मूला तैयार है, और ये है F = μr, जिसमें रिएक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा लगता है। ये भी सही है। तो इस तरीके से आपने रीजनिंग कर दिया कि रिएक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा लगता है। ये आप क्वालिटेटिव तरीके से कर रहे हैं, और क्वालिटेटिव तरीके से रीजनिंग करने में ये फ़ायदा है कि हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हम उसको क्वांटिफाइड कर पाएंगे, हम उसे बता पाएंगे कितना है एक्चुअल में। कहने का मतलब हम उसका मेजरमेंट भी कर पाते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग से। तो इसका मतलब क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में यही बेसिक डिफरेंस है।